नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस बनाई है जिसमें हमने ग्रुप के बेसिक कंसेप्ट, ग्रुप की डेफिनेशन पर हमने वीडियोस कवर की है। कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं जाकर देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें देखें पहले। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ZN ग्रुप को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर मॉड्यूलो n। तो इस ग्रुप को डिस्कस करें उससे पहले हम जो ये मॉड्यूलो ऑपरेशन है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक टर्म्स लिखी हैं, तो वन बाय वन पहले हम उनको कवर करते हैं और फिर हम ZN को डिस्कस करेंगे कि ये ग्रुप बनता है अंडर विच ऑपरेशन, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट है A मॉड्यूलो n। A मॉड्यूलो n का क्या मतलब है? यहाँ पर हमें पहले ये समझना है कि A और n जो लिए हुए हैं दो वेरिएबल, ये किस सेट से बिलोंग करते हैं। तो देखिए A जो है वो मैंने लिया है सेट ऑफ इंटीजर से, और n जो है वो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। A बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। A मॉड्यूलो n का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप A को n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है? रिमाइंडर। व्हेन यू आर डिवाइडिंग A बाय n, जब A को n से डिवाइड करेंगे तब जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर रिजल्ट रहेगा। आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी इंटीजर A को n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा, रिमाइंडर मान लेते हैं R आएगा, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन n, या फिर मैं कहूँ n-1 तक जाएगा। ये आपने डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ा होगा अगर थ्योरम, तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो रिमाइंडर रहता है वो 0 से n-1 तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर A मॉड n, तो हमेशा कोई भी मैं इंटीजर दूँ उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? n से कम आएगा, n-1 तक रिजल्ट आएगा। ठीक है, मान लेते हैं हम n को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, n को हम ले लेते हैं 10। ठीक है, तो A मॉड 10 जो रहेगा, ये A मैं कुछ भी लूँ, मेरे पास इनफाइनाइट चॉइसेज है, लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? रिजल्ट विल लाई इन दिस सेट 0, 1, 2 अप टू 9, 10-1 मतलब 9 तक। तो देखिए A मॉड 10, A आपके पास इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेज है, लेकिन रिजल्ट हमेशा कहाँ पर रहेगा? इन 10 वैल्यूज़ में से ही लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कंसेप्ट। बाद में हमको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन। तो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन जो होता है, रिलेशन जब आप पढ़ते हैं फंक्शन एंड रिलेशन, वहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन डिफाइन करते हैं हम। कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेट ऑफ इंटीजर पे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है। और ये रिलेशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दो इंटीजर को मैं कब कहूँगी कि वो कॉन्ग्रुएंट है? A एंड B आर रिलेटेड, और यहाँ पर रिलेशन कौन सा है? कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n। तो A इज कॉल्ड, या A इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n। कब? जब यहाँ पर मैंने लिखा है जब A मॉड n किसके इक्वल हो? B मॉड n के। इसका क्या मतलब हुआ कि A को मैं n से डिवाइड कर रही हूँ, फिर जो रिमाइंडर आ रहा है, और B को n से डिवाइड कर रही हूँ, फिर जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम होना चाहिए। तो दो एलिमेंट A और B दोनों इंटीजर्स हैं। दो इंटीजर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे अंडर मॉड्यूलो n? जब दोनों का रिमाइंडर सेम हो। ठीक है, और इसको ही हम इस तरीके से भी लिखते हैं, A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, मतलब मॉड n जो है वो दोनों में कॉमन है, मतलब मॉड n। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया गया, ये नोटेशन है और ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरीके से लिखने के बजाय आप देखेंगे कि इस वाले एक्सप्रेशन को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n। ठीक है, और ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये है कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है, तो n से जब मैं डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर रिमाइंडर और यहाँ का रिमाइंडर सेम रहेगा। ठीक है, तो A को n से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर R है तो B को n से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर R ही रहेगा। ठीक है, तो जो मैं A माइनस B अगर हम निकालेंगे, मतलब इन दोनों नंबर का अगर मैं डिफरेंस लूँ, तो देखो ये दो नंबर ऐसे हैं, ये इसमें भी सम नंबर प्लस R है। ठीक है, और ये भी नंबर क्या है? n का भाग देने के बाद n का पूरा भाग जाएगा, और इसमें कितना एक्स्ट्रा है? R एक्स्ट्रा है A में, और B में भी कितना एक्स्ट्रा है? R एक्स्ट्रा है। अगर मैं डिफरेंस लूँ इन दोनों का, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर, मतलब बाकी पूरा n का मल्टीपल है A,
और r एक्स्ट्रा बच रहा है इसमें, और इधर भी रिमाइंडर सेम है, तो दोनों में रिमाइंडर कैंसिल हो जाएगा, r कॉमन रिमाइंडर है। इसका मतलब जो भी ये a माइनस बी वैल्यू आएगी वो अब क्या रहेगा, n का पूरा पूरा मल्टीपल रहेगा। मतलब अब जब मैं n में इसमें भाग दूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि n क्या करेगा, डिवाइड करेगा a माइनस बी को। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, इसका मतलब n जो है वो किसको डिवाइड करेगा, a माइनस बी को। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये कि n डिवाइड करेगा a माइनस बी को, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो दोनों टर्म का सेम रहेगा व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए मैं कोई भी एक n लेती हूँ, n नेचुरल नंबर है, तो मुझे पता है कि अंडर मॉड्यूलो n मेरे पास कितने एलिमेंट आएंगे। अगर n से मैं डिवाइड करती हूँ तो पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकता है, 0 1 2 अप टू n माइनस 1। इस सेट को हमने क्या बोल दिया, Zn, इससे डिनोट कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीजर मॉड्यूलो n। z किसी भी इंटीजर को अगर आप n से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल रिमाइंडर्स रहेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको डिनोट किया Zn। z से हम a को ले रहे हैं और n जो हमने पहले ही फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर मॉड्यूलो n सेट। ठीक है, इस तो बेसिकली Zn किसका कलेक्शन है, इट इज़ कलेक्शन या फिर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स। जितने भी पॉसिबल रिमाइंडर्स बनते हैं उन सबको इकट्ठा करके आपने क्या कर दिया, Zn में डाल दिया है। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि ये सेट जो है ये ग्रुप बनता है या नहीं। तो देखिए ग्रुप के लिए आपको क्या करना होता है, ऑपरेशन डिफाइन करेंगे आप। ठीक है, तो क्या मैं ऑर्डिनरी एडिशन ले सकती हूँ, जैसे दो नंबर को जोड़ते हैं, दो इंटीजर को जोड़ते हैं, क्या उस एडिशन के अंडर ये ग्रुप बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिया 1 और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट में पिक करती हूँ n माइनस 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 ऑर्डिनरी वे में अगर हम ऐड करें तो हमको तो n मिलेगा, जो कि Zn में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि Zn में तो 0 से लेकर n माइनस 1 तक है, तो ये एलिमेंट तो Zn में नहीं है। इसका मतलब मैं Zn के दो एलिमेंट ले रही हूँ बट रिजल्ट Zn में नहीं है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी एडिशन तो काम नहीं करेगा। क्या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, तो वो भी नहीं करेगा। जैसे मैंने 2 को लिया, 2 इंटू n माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 1, तो ये तो बड़ा नंबर है n माइनस 1 से, इसका मतलब ये भी इस सेट में नहीं लाई कर रहा। इसका मतलब फिर से यही प्रॉब्लम आ रही है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी अगर हम ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन लें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको कोई और ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा ताकि Zn ग्रुप बने। तो चलिए हम वो देखते हैं कि अंडर विच ऑपरेशन Zn फॉर्म्स अ ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन मॉड्यूलो n डिफाइन करते हैं। एडिशन मॉड्यूलो n, इसको हम डिनोट करेंगे प्लस, और आपको सबस्क्रिप्ट में n लिखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें किस तरीके से ऐड किया जाता है। आपके पास अगर दो इंटीजर है a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, तो आपको किस तरीके से ऐड करना है, a मॉड n प्लस, सॉरी आप इस तरीके से कर सकते हैं a प्लस बी। पहले आप क्या करेंगे, ऑर्डिनरी वे में दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे और उसके बाद मॉड n। इसका मतलब ये हुआ कि a और b को जोड़ने के बाद n से डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर होगा वो आप रिजल्ट में लिख रहे हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये कोई भी इंटीजर बनेगा, फिर से a और b दो इंटीजर है तो a प्लस बी एक इंटीजर होगा। इंटीजर को मैं n से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर हमने देखा है कि कुछ भी मैं यहाँ इंटीजर रखूँ, रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, 0 से n माइनस 1 तक का। इसका मतलब ये तो Zn में ही पहुँच गया, क्योंकि हम रिमाइंडर की फॉर्म में ही दे रहे हैं और जो भी पॉसिबल रिमाइंडर है उन सबको हमने इकट्ठा किया है Zn में, मतलब एक भी रिमाइंडर नहीं छूटा है हमारा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ये ऑपरेशन लें तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ठीक है, अब इसी ऑपरेशन को लेते हुए हम ग्रुप की और 3 प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव में आपको क्या देखना है, अगर इस ऑपरेशन को हमको प्रूव करना है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं, तो देखिए आप क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को मैं लिख देती हूँ, ये हो गया। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, मतलब यहाँ पर आप पहले a और b को ऑपरेट कर रहे हैं, फिर उस रिजल्ट को c के साथ ले रहे हैं। यहाँ क्या होगा, पहले b और c को कंबाइन करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको और a को कंबाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्या हमेशा इक्वल होंगे, तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, यहाँ पर आप पहले a और b को जोड़ेंगे, फिर n से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको फिर c में जोड़ेंगे और फिर n से डिवाइड करेंगे।
और यहाँ पर पहले बी और सी के साथ करेंगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, पहले ए और बी को जोड़ रहे हैं, राइट, ऑर्डिनरी वे में। तो हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले मैं ए प्लस बी कर दूँ, क्योंकि मुझे बाद में एन से, यहाँ भी एन से डिवाइड कर रही हूँ, इस रिजल्ट में भी एन से ही डिवाइड कर रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को पहले कंबाइन कर लें, पहले ऐड कर लें, और फिर लास्ट में हम क्या करें, अंडर मॉड्यूलो एन कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी, पहले पूरा रिजल्ट निकाल लूँ और फिर मॉड एन ले लूँ। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले ए प्लस बी प्लस सी और फिर मैं क्या करूँ, मॉड एन लूँ। दोनों ही वे में हमने दोनों को सिंप्लीफाई किया, ठीक है, दोनों साइड्स को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 नंबर का ऑर्डिनरी एडिशन है ये भी। तो हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी एडिशन जो है ऑफ नंबर्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। तो ये रिजल्ट सेम रहेगा। फिर मुझे एन से डिवाइड करना है, उसके बाद रिमाइंडर लिख रही हूँ, तो ये अगर सेम नंबर है तो आपको बेसिकली ये दोनों रिजल्ट क्या मिलेंगे, सेम। तो ये जो एडिशन मॉड्यूलो एन है ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है, बिकॉज एडिशन मॉड्यूलो एन में भी पहले हम ऑर्डिनरी एडिशन यूज़ कर रहे हैं और वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो उसी हिसाब से आप क्या कह रहे हैं कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। फिर मुझे देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो देखिए ए प्लस ए में हम क्या ऐड करें कि रिजल्ट ए ही रहे, ए में क्या एलिमेंट में ऐड करूँ। तो एडिशन आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ मान लेते हैं ई मैं लिख देती हूँ। तो पहले मैं ऑर्डिनरी वे में ऐड करूँगी और फिर मैं रिमाइंडर निकालूंगी, ठीक है। तो मुझे बताइए ई ए में मैं क्या ऐड करूँ कि फ़र्क ही ना पड़े। तो ई की जगह अगर हम 0 रखें तो ए प्लस 0 ए ही आएगा। तो ए प्लस 0 अगर मैं लगा दूँ यहाँ पर, तो ए मॉड एन, और ए मॉड एन कितना रहेगा, क्योंकि ए जो एलिमेंट है वो आपने सेट से लिया है, जेड एन से लिया है, तो वो तो एन से छोटा होगा, तो एन का भाग जाएगा ही नहीं, वो बेसिकली वो खुद ही रिमाइंडर है, तो ए ही आएगा। इसका मतलब ए प्लस यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँ तो रिजल्ट ए मिल रहा है। तो 0 किसका काम करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी का, इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप, और अब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया तो 0 एग्जिस्ट, 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इट बिलोंग्स टू द सेट। तो एग्जिस्ट हो गई आइडेंटिटी। फोर्थ आपको क्या देखना है, इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो मुझे एलिमेंट का इन्वर्स देखना है। इसका मतलब मुझे क्या, किस प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है कि ए को मैं किसके साथ ऑपरेट करूँ कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। यहाँ पर ए एडिशन मॉड्यूलो एन, यहाँ पर मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी क्या है, इन्वर्स ऑफ ए, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। ए में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिल जाए। अब ये एडिशन किस तरीके से वर्क करता है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ बी, ए प्लस बी मॉड एन इक्वल टू 0, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। ए प्लस बी को जब मैं एन से डिवाइड करूँ तो रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो है वो एन का मल्टीपल है, एन का पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, ए बी की जगह अगर आप ले ले एन माइनस ए, बेसिकली ए और बी जो है वो दोनों एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे आप, इन्वर्स भी कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, जेड एन। तो इन दोनों की वैल्यू ना 0 1 2 n माइनस 1 तक ही है, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो मैंने एक ए चूज़ कर लिया, एक मैंने ले लिया n माइनस ए, तो n में से कुछ घटा रही हूँ तो वो तो जेड एन में ही रहेगा, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। बी की वैल्यू ये क्यों ले रहे हैं हम, और जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूँगी ए विल कैंसिल आउट और आपके पास क्या मिलेगा, n मॉड n। तो n तो मल्टीपल है, आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट अगर a है तो उसका इन्वर्स कौन काम करेगा, n माइनस ए। ये एडिटिव इन्वर्स हो गया, ठीक है। इसको माइनस ए से भी डिनोट करते हैं, एडिटिव इन्वर्स को माइनस ए से भी लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, n माइनस ए। n माइनस ए किससे बिलोंग कर रहा है, zn से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इन्वर्स भी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब zn ग्रुप बन गया। अब क्या ये कम्यूटेटिव ग्रुप बनता है, तो कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए मुझे ये देखना है, ए एडिशन मॉड्यूलो एन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले ए और बी को ऐड करेंगे, फिर एन से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे, और यहाँ बी प्लस ए लेंगे और फिर एन से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। लेकिन ये ऑर्डिनरी एडिशन है 2 नंबर का, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए का आंसर तो सेम रहेगा। तो यहाँ जो आप नंबर लिख रहे होंगे वही यहाँ लिखेंगे, फिर एन से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर लिखना है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जेड एन अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन जो है वो ग्रुप बन रहा है, ठीक है। और हमने ये देखा जेड एन अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन ये क्या बन रहा है, अबेलियन ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। और इस सेट में कितने एलिमेंट थे,
तो इस सेट में हमने देखा था कि n एलिमेंट थे, तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप कितना हो गया n, क्योंकि फाइनाइट है तो ये किसका एग्जाम्पल है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखिए n की जगह मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ। ठीक है, n को आप स्टार्ट कर सकते, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब Z1 में सिंगल एलिमेंट होगा 0, Z2 कंटेन्स 0 एंड 1, Z3 कंटेन्स 0 1 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी ऑर्डर अगर आपको दूँ, मैं बोलूँ 100 ऑर्डर का आप एक ग्रुप बनाइए, तो आपके पास एक एग्जाम्पल तैयार हो गया Z100, और ये भी कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप। आगे आने वाली कुछ वीडियोस में जब हम देखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप और इनका कंसेप्ट पढ़ लेंगे, तो हम ये सीखेंगे कि ये Zn जो है ये साइक्लिक ग्रुप भी बनता है। ठीक है, तो ये साइक्लिक ग्रुप या अबेलियन ग्रुप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा है, उसमें ग्रुप का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, तो आप उसके ऑप्शंस में क्या ले सकते हैं, उसके ऑप्शंस को सही करने के लिए कि ठीक है या नहीं, Zn को आप ले सकते हैं एज अ काउंटर एग्जाम्पल, ये काफ़ी जगह काम आएगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि क्या कोई दूसरा ऑपरेशन है जिसके अंडर में है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, तो जिसके अंडर में ये ग्रुप बने, तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, तो उसको हम लिखते हैं डॉट और सब स्क्रिप्ट में n डाल दीजिए। ठीक है, ये किस तरीके से काम करेगा, तो अगर आपके पास दो a b बिलोंग्स टू Zn, मैंने दो एलिमेंट लिए Zn से, ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया है, पहले तो आपको ऑर्डिनरी वे में दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और फिर मॉड n लिखना है। ठीक है, फिर n से डिवाइड करना है, तो a और b दोनों Zn के एलिमेंट है, a इंटू b करूँगी तो फिर से कोई इंटीजर मिलेगा मुझे, और मॉड n लगा दूंगी, मतलब n से डिवाइड करने के बाद तो फिर क्या आएगा, ये नंबर, किसी भी इंटीजर को मैं n से डिवाइड कर रही हूँ तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0 से n-1 के बीच में, तो जो भी रिमाइंडर रहेगा वो Zn से बाहर नहीं निकलने वाला। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n को अगर हम यूज़ करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए मुझे क्या करना है, a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। ठीक है, मुझे ये देखना है। तो यहाँ पर भी आप इन दोनों को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बेसिकली पहले ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए एंड देन अंडर मॉड्यूलो n ऑपरेट कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे a डॉट b डॉट c मॉड n। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ से हो जाएगा कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स। थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे रिजल्ट a ही मिले, तो हम जानते हैं अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट 1 अंडर मॉड्यूलो n, तो a डॉट 1 इज a मॉड n कितना रहेगा a, तो इसका मतलब 1 किसकी तरह काम करेगी, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट और 1 Zn में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमको देखना है इन्वर्स, कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो इन्वर्स अगर आप बताएं, देखें कि Zn जो है वो स्टार्ट होता है 0 1, ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट रहते हैं, तो देखिए 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स के लिए आप क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं, a स्टार b, a का इन्वर्स अगर b है तो a स्टार b कितना मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर a स्टार की जगह ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n और यहाँ पर 1, तो अब मुझे एलिमेंट 0 का इन्वर्स फाइंड करना है, तो 0 रख देती हूँ मैं a की जगह। तो 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n में भी आप पहले ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 को जब मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगी b से, तो मुझे आंसर 0 ही मिलेगा, वो 1 कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब 0 के पास 0 का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो अगर एक भी एलिमेंट का इन्वर्स रह गया तो वो ग्रुप नहीं बन सकता। इसका मतलब Zn जो है वो ग्रुप नहीं बनेगा, डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। तो हमने एडिशन मॉड्यूलो n में देखा कि वो ग्रुप बन रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n में ग्रुप नहीं बन रहा। अब हम देखते हैं कि क्या खाली 0 एलिमेंट ही प्रॉब्लम कर रहा है, क्या आगे जो भी एलिमेंट लिखे उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो वो देखते हैं। और Zn को हम किस तरीके से, अब देखो 0 जब भी मैं लेके चलूँगी तो वो ग्रुप नहीं बनने वाला, तो हम क्या करेंगे, इससे एक नया सेट बनाते हैं, मतलब इसका एक सब सेट लेंगे और उसमें उन एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मुझे पहले ये देखना होगा, जैसे 0 प्रॉब्लम कर रहा है तो 0 को मैं निकाल देती हूँ। अगर आगे वाले एलिमेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे वाले एलिमेंट को कंसीडर करके चलूँगी। ठीक है, तो
देखते हैं कि, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है Z8। देखिए Z8 में कहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होंगे, 0 1 2 अप टू 7। अब इनका एडिटिव इन्वर्स पहले मैंने लिखा है, तो एडिटिव इन्वर्स तो निकालने का हमने देखा कि अगर एलिमेंट A है तो उसका इन्वर्स जो होता है वो कितना होता है, n माइनस ए। ठीक है, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा, अंडर मॉड्यूलो 8, तो n की जगह 8 है आपके पास, यहाँ पर n की जगह क्या है, 8। ठीक है, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 का इन्वर्स होगा 8 माइनस 0, दैट मीन्स 8, बट अंडर मॉड्यूलो 8 ही आपको सारी कैलकुलेशन करनी है, तो वो किसके इक्विवेलेंट है, 0 की। तो 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 है। 1 का एडिटिव इन्वर्स होगा 8 माइनस 1 7। 2 का एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, 8 माइनस 2 दैट इज 6। इस तरीके से 7 का इन्वर्स क्या होगा, 8 माइनस 7 इज 1। तो एडिटिव इन्वर्स तो सब एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज हमने देखा है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है। अब हमको देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस किस के एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमें पता है। 1 का इन्वर्स कौन है, 1 क्यों है, तो देख लेते हैं हम। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 ही मिल रहा है, इसका मतलब 1 का इन्वर्स कौन हो गया, 1। अब हम देखते हैं 2 का इन्वर्स कौन है, तो मैंने यहाँ पर डैश लिखा है, इसका मतलब 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो चलो चेक करते हैं कि 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, या फिर कैसे देखेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो 2 का इन्वर्स मुझे फाइंड करना है, ठीक है, कि क्या है। तो 2 का इन्वर्स जो भी हो वो एलिमेंट तो इन्हीं में से होना चाहिए, बिकॉज इन्वर्स जो है वो सेट से बाहर नहीं जा सकता। तो चेक कर लेते हैं 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले। तो चलो करवा के देखते हैं, पहले 0 रखते हैं, तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 बनेगा, 2 इंटू 4 8 मतलब 0 आ गया, 2 इंटू 5 10, 10 अंडर मॉड्यूलो 8 2, 2 इंटू 6 12, 12 मॉड्यूलो 8 4 रहेगा, 2 इंटू 7 14, 14 अंडर मॉड्यूलो 8 कितना रहेगा, 6। इसका मतलब 1 तो कभी नहीं आ रहा है, कोई भी एलिमेंट मैं रखूँ 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। बी कोई भी Z8 से ले लो, इसका मतलब 2 इन्वर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब इस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1 का कर रहा है। 3 का इसी तरीके से देखा, तो 3 इंटू 3 करें तो कितना आएगा, 9, 9 अंडर मॉड्यूलो 8 कितना रहेगा, देखो 8, 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9, 9 मॉड्यूलो 8 करना है, तो कितना रिमाइंडर रहेगा, 1। इसका मतलब 3 का इन्वर्स कौन हो गया, 3 क्या है, सेल्फ इन्वर्टेबल, इसका भी कर रहा है। 4 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। 5 का इन्वर्स क्या लिखा है, 5, क्योंकि 5 इंटू 5 करोगे 25 अंडर मॉड्यूलो 8, फिर से रिमाइंडर 1 रहेगा, इसका मतलब 5 भी सेल्फ इन्वर्टेबल है। 6 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 7 का इन्वर्स 7 है, 7 इंटू 7 49 अंडर मॉड्यूलो 8 करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब 7 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे किस किस का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 1 3 5 7, बाकी किसी का नहीं कर रहा। तो मेरे पास Z8 है, Z8 में एलिमेंट कितने, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हमने क्या देखा, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है 1 का, 3 का, 5 का, 7 का। और अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि जिनका भी एग्जिस्ट कर रहा है वो सब क्या है, सेल्फ इन्वर्टेबल है। जिसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये वाला एलिमेंट, ये 2 4 6। इसका मतलब Z8 में अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे तो ये इसको ग्रुप तो नहीं बनने देंगे। तो हम एक नया सेट ले लेते हैं S, और जो कि Z8 से ही बना रही हूँ, उन एलिमेंट को रख रही हूँ जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 1 3 5 7। अब मैं अगर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n ऑपरेशन लूँ तो मेरी सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। 3 प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही रही थी, ठीक है, तो वो यहाँ पर भी होल्ड, 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। तो देखिए एसोसिएटिव तो हम ऑपरेशन को दिखाते हैं कि ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं, तो उससे सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी, वो प्रेजेंट है। क्लोजर आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजर में हमने अभी सेट को छोटा कर दिया, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि दोनों एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 1 इंटू 3 3 है रिजल्ट अंदर, 5 इंटू 3 ले तो 5 दिया 15, 15 अंडर मॉड्यूलो 8 करेंगे तो 7 आएगा, तो अंदर है। 5 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, ठीक है। अंडर मॉड्यूलो 8 आप देखेंगे तो 5 इंटू 7 35, देखो 5 इंटू 7 कितना आएगा, 35, अंडर मॉड्यूलो 8 करेंगे तो 8 इंटू 4 32, तो 3 बचेगा, तो रिजल्ट इधर ही है, ठीक है। इसका मतलब ये कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई होगी, अभी मान लेते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसको शो करना है। तो क्लोजर भी होल्ड हो रही है, एसोसिएटिव भी होल्ड हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये रहा, ठीक है। अब इन्वर्स इसके एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, अभी हमने देखा, और सारे के सारे सेल्फ इन्वर्टेबल है, 1 का 1 है, 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7, इसका मतलब इन्वर्स सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सेट जो है ये ग्रुप बन गया अंडर मॉड्यूलो n।
तो यहाँ पर हमने कौन से एलिमेंट लिए, इनको थोड़ा आप देखिए 8 के साथ ये कैसा रिलेशन रख रहे हैं। देखिए 8 के साथ 1 3 5 7, तो 8 से ये सारे के सारे एलिमेंट ना रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम किसको बोलते हैं, दो एलिमेंट ए और बी को रिलेटिवली प्राइम कहा जाएगा अगर उनका जीसीडी क्या हो, 1 हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो, 1 हो। तो देखिए Z8 में इनिशियली अपने पास ये एलिमेंट थे, किन एलिमेंट, कौन से एलिमेंट को प्राइम है, तो देखो 0 तो नहीं है, 1 और 8 का जीसीडी 1 है तो 1 को प्राइम है। 2 और 8 का जीसीडी कितना आएगा, 2, तो 2 को नहीं लेंगे, ये को प्राइम नहीं है। 3 और 8 का जीसीडी कितना है, 1, इसलिए हमने इसको लिया है। 4 और 8 का जीसीडी कितना है, 4, तो इसको नहीं लिया। 5 और 8 का जीसीडी कितना है, 1, तो हमने ले लिया है। 6 और 8 का जीसीडी कितना है, 2, तो ये भी नहीं आने वाला। 7 और 8 का जीसीडी 1 है तो 7। इसका मतलब जिन एलिमेंट का इन्वर्स, कौन से एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारे एलिमेंट जिनका जीसीडी 8 के साथ 1 है, उनका ही वो ही एक क्या बन रहे हैं, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ से हम एक नया सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस सेट को कहते हैं UN, ठीक है। तो ये UN जो है बेसिकली ये सब सेट है ZN का, और इसमें हमने ZN के वो सारे एलिमेंट कलेक्ट करके रखे हैं। इसमें UN में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे K बिलोंग्स टू ZN जिनका GCD N के साथ क्या है, 1 है, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट कलेक्ट करके UN में डाल दिए और ये फिर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो N के अंडर क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, ठीक है। अभी हमने चेक किया, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n। तो ये ध्यान रखना है, ZN नहीं बनता अंडर मल्टीप्लिकेशन, ZN का एक सबसेट बनेगा। कुछ एलिमेंट को निकालने के बाद कौन सा एलिमेंट रखेंगे, जिनका जीसीडी n के साथ 1 है, रिलेटिवली प्राइम है जो एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर UN हमने ये नोटेशन क्यों लिया है, तो U जो है वो यूनिट्स, यूनिट आपने अगर टर्म पढ़ी हो, यूनिट का मतलब होता है, यूनिट हम रिंग थ्योरी में पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी में तो इतना यूज़ नहीं करते। यूनिट का मतलब है जिन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, तो वो एलिमेंट ZN के हमने वो सारे एलिमेंट निकाले जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था। इसका मतलब UN में हमने वही एलिमेंट रखे उन, तो जिन भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे उसको हम यूनिट बोलते हैं। अगर A कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लो ZN का, अभी हम ZN ही लेके चल रहे हैं, तो इफ़ A इन्वर्स एग्जिस्ट, और ये इन्वर्स कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अगर इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो A क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। तो एक्चुअल में ये UN जो है ये कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है ZN की, ठीक है। एडिशन में नहीं देखना है, एडिशन में तो इसके सारे एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम यूनिट किसको कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जिन जिन एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उनको यूनिट कहते हैं। और इसमें सारी की सारी यूनिट्स रखी। एक्चुअली ये कंसेप्ट रिंग थ्योरी में पढ़ते हैं, क्योंकि रिंग में ना हम 2 ऑपरेशन लेके चलते हैं, प्लस एंड डॉट। तो प्लस के रिस्पेक्ट में जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उनको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, और वो जरूरी होता है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वहाँ ऐसा नहीं होता कि इन्वर्स सबके एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो जिन जिन एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम यूनिट बोल देते हैं। तो ZN में भी सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कुछ एलिमेंट का कर रहा था, उन एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके UN में डाल दिया। UN, U स्टैंड्स फॉर यूनिट, तो यूनिट का कलेक्शन, और N सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो N ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट होंगे तो आगे हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में, लेकिन यहाँ पर बस मैं इतना बता देती हूँ कि ये भी फाइनाइट सेट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितना होगा, फाई n क्या है, ऑयलर फाई फंक्शन। इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, ZN जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n इट डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। ये कहाँ तक जाता है, स्ट्रक्चर 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ZN अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n क्या बनता है, मोनोइड बन रहा है। मोनोइड हमने पढ़ा था, मोनोइड अगर फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। ग्रुप कौन बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, UN, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सिंबल यूज़ किया, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो UN ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ग्रुप बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।